तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, हम आपके लिए और 6 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं और ये क्लास 12 पेंटिंग के लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर हैं। अगर गाइस आपको ये समझ में आए हैं अभी तक के मॉडल और आपको अगर अच्छे लगे हैं तो बीच में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा गाइस, जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दो। उसमें मतलब नीचे जाके उसे सब्सक्राइब के बटन को दबा दो। उसके बगल में बेल आइकन का बटन आ रहा होगा, उसे ऑल पे सेट करके हमारी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और नॉलेज बांटो। तो चलते हैं वीडियो की ओर। बच्चों, हमारा 19वां क्वेश्चन इस पर कि कंपनी शैली किसे कहते हैं, इसे पटना शैली के नाम से भी जाना जाता है, क्यों? उत्तर इसका है, आंसर है कंपनी शैली को पटना चित्रकला भी कहते हैं। यह पुस्तकों को चित्रित करने की शैली है जो भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से काम कर रही थी। ब्रिटिश लोग की पसंद के आधार पर विकसित हुई थी। ये किन के आधार पर विकसित हुई थी? जो ब्रिटिश लोग थे उनके आधार पर विकसित हुई थी। यह शैली सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विकसित हुई और बाद में ब्रिटिश व्यापार के अन्य केंद्रों जैसे बनारस, जिसको वाराणसी बोलते हैं पहले, या आप बोलते हैं, दिल्ली, लखनऊ और व पटना तक पहुंच गई। ठीक है, पहले कहाँ थी? सिर्फ पश्चिम बंगाल से शुरू हुई और ये बाद में अन्य केंद्रों बनारस, दिल्ली, लखनऊ, पटना आदि सभी जगह ये पहुंचा दी गई है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन हमारे पास आया है। गुप्त काल को भारतीय कला और वास्तुशिल्प का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? आंसर है, गुप्त काल में भारतीय कला एवं वास्तुशिल्प का अद्वितीय विकास हुआ, जिसके अनेक साक्ष्य आज साक्ष्य मतलब होता है कि जो प्रूफ आज भी उपलब्ध है। संभवतः इसी आधार पर इस युग को भारतीय कला के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, जो इसके साक्ष्य मिले हैं, जिसके प्रूफ मिले हैं, इसी आधार पर इन्हें हम भारतीय कला के इतिहास का स्वर्ण युग बोलते हैं। गुप्त काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अजंता की गुफाओं में चित्रकारी और बुद्ध प्रतिमा का निर्माण है। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा कहाँ पर? गुप्त काल की देन है। ठीक है, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा कहाँ की है? गुप्त काल की देन है। ठीक है बच्चों, जितना आपसे पूछा जाता है सिर्फ का ही आंसर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, 21वां क्वेश्चन हमारे पास, लॉस्ट वैक्स विधि क्या है? यह विधि अथवा तकनीकी लोक कांस्य मूर्ति, कांस्य मूर्ति कौन सी होती है वो हम आपको भी बताते हैं। कांस्य से मतलब होता है कि जैसे एल्युमिनियम्स वगैरह भी कांस्य से माना जाता है। ठीक है, तो अभी आगे आपको बाकी स्पष्ट हो जाएगा। मूर्ति कला से किस प्रकार संबंधित है? तो लॉस्ट वैक्स विधि, वैक्स क्या होता है? मोम। विधि की तकनीक, मिट्टी द्वारा मूर्ति को बनाकर इसे पकाया जाता है। और वैक्स किससे बनता है आपको पता है बच्चों? मधुमक्खी से ना। मधुमक्खी का मोम इन मूर्तियों पर लपेटकर सांचा बनाया जाता है। इसके चारों ओर मिट्टी का लेप लगाया जाता है और फिर इसे धूप में सुखाया जाता है, ताप देकर, मतलब गर्म कर कर मोम को पिघलाकर निकाल लिया जाता है और सांचे में से मूर्ति तोड़कर मूर्ति निकाल ली जाती है। समझ में आ गया आपको? मध्य प्रदेश के जनजातीय लोगों द्वारा डोकरा कांस्य प्रतिमा बड़ी कुशलता से बनाई गई हैं। वह लॉस्ट वैक्स विधि में बड़े निपुण होते थे। तो लॉस्ट वैक्स विधि आपको बता दी गई है किस प्रकार से वर्क करती थी। इसमें क्वेश्चन हमारे पास है, बोरली बोरली पेंटिंग पर नोट लिखिए। तो हमें सिर्फ बोरली पेंटिंग के बारे में बताना है। इस प्रकार की पेंटिंग का प्रचलन कहाँ होता था? महाराष्ट्र में। वहाँ बोरली जिले की जनजाति इस प्रकार की पेंटिंग करते थे। मनुष्य की आकृति त्रिकोण और कुछ सीधी रेखाओं द्वारा बनाई जाती है, लेकिन फिर भी इस ये चित्रकला है, स्वाभाविक और सजीवता का बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है। तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है जितना उसमें पूछा गया है। ठीक है, कि पेंटिंग कहाँ की है और कौन इन्हें किस तरह बनाई जाती है, वो आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन हमारे पास है चित्रकला से संबंधित, लोक चित्रकला की विशिष्ट विशेषताओं को स्पष्ट करना है। लोक चित्रकला की विशेषताएं क्या हैं? भावनाओं को व्यक्त करने की कला,
मानव की प्रकृति है। यह जीवन के अनुभवों से स्वतः स्फूर्ति होती है। जो कुछ भी प्राप्त है उससे रंग और ब्रश तैयार किए जाते हैं। रेखा खींचने के लिए टहनी और बांस और डंडे का प्रयोग किया जाता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कालीघाट चित्रकला में, कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल में मूर्तिकारों द्वारा बनाई जाती है। यह पेंटिंग लोक शैली के सुंदर उदाहरण है। राजस्थान और फड पेंटिंग और बिहार की मधुबनी पेंटिंग लोक चित्रकला शैली के अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है ना, आपको ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि किस तरह से ये तैयार होता है, पहले भी बता दिया गया था आपको। तो बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है पेंटिंग के, जो आपको ये मैंने पूरा मॉडल कराया है, इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 24 का। ठीक है, इसको भी आप देखिए। और क्या हुआ है, ये भारतीय लोक चित्रकला में धार्मिक और सामाजिक विषय वस्तु को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, मतलब किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। लोक कलाकार साधारण लोग होते हैं। वे अपनी कला में मूलभूत जीवन के अनुभव से व्यक्त करते हैं। उनकी कला सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों से, जैसे शादी ब्याह किस धार्मिक रीति रिवाजों से हो रहा है, मुंडन, बच्चे का जन्म आदि इर्द गिर्द होती है। भारत में लोक कला सभी धार्मिक समूह का एक आवश्यक अंग है। आपको अगर ये अधिक नंबर का आता है तो इसमें आप और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कि ये भारतीय लोक चित्रकला है, ये किस प्रकार से धार्मिक समारोह का एक आवश्यक अंग है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। सभी धर्म जाति के लोगों के बारे में आप बता सकते हैं इसमें। तो आप थोड़ा सा ब्रीफली भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें।